Assalamu alaikum dear students. My name is Musa Kalim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम कवर करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिक टॉपिक्स जो कि 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड में कॉमन है एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन ऑल द 3 मेंशन क्लासेस। वो बेसिक टॉपिक्स में से जो सबसे पहला बेसिक टॉपिक है दैट इज फोर्स। ठीक है, ये 9th और मैट्रिक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 बनता है, फोर्स एंड मोशन या फोर्स। ठीक है, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का एक सब टॉपिक है काइनेमेटिक टर्म्स की बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्स। ठीक है, और फोर्स में फिर हम इसमें पढ़ते हैं फोर्स क्या है, इनर्शिया से क्या मुराद है, फोर्स के मुतालिक लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे इसमें, और फिर हम ये देखेंगे कि उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जिसे हम कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है, और इस टेंशन इन द स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने के लिए 2 डेरिवेशंस हैं हमारे कोर्स में, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट आई नीड टू स्टार्ट दिस टॉपिक फोर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स होती क्या है। फोर्स के जानने से पहले हमारे लिए एक टर्म का पता होना बहुत जरूरी है एंड दैट टर्म इज इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया से क्या मुराद है? इनर्शिया निकला है वर्ड इनर्ट से, और इनर्ट का मतलब हम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो खुद से कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करती, जो खुद से कोई रिएक्शन नहीं करती। तो इनर्ट का मतलब होता है वो जो खुद से कोई काम ना करे, यानी कि जैसा है वैसे ही रहे। दिस इज इनर्ट, दिस इज बीइंग इनर्ट। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इनर्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्ट का क्या मतलब हुआ? नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं जो बेटर एक्सप्लेनेशन में बनता है वो ये है कि नॉट ठीक है, नॉट बीइंग एबल टू चेंज, जैसा है वैसे ही रहना, इसका मतलब होता है इनर्शिया। ठीक है, बीइंग इनर्ट मींस नॉट बीइंग एबल टू चेंज, बीइंग इनर्ट मींस अनएबल टू चेंज। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इनर्ट यानी कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, यानी कि तो इनर्शिया की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इनर्शिया हर बॉडी की एक बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम कहते हैं उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक जगह रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट खुद से अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। ये हर बॉडी के साथ हम देखते हैं, कोई ना कोई हमें उसके लिए काम करना पड़ता है तब जाके वो चेंज होता है, अदरवाइज खुद से तो वो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि नेचुरली, इनहेरेंटली, बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी इज नॉट बीइंग एबल टू चेंज इटसेल्फ, या नॉट बीइंग एबल टू चेंज। क्या चेंज नहीं कर पा रहा? वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं कर पा रहा। तो हम नॉट बीइंग एबल टू चेंज इट्स कंडीशन। ठीक है, कौन सी कंडीशन? फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो उसकी कंडीशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी मूवमेंट में या अपनी मूवमेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म की कंडीशन में कोई वो चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, और ये हर बॉडी यानी कि जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं दरख्त रुके हुए हैं अपनी जगह पे तो वो रुके रहते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ लाइफ इन देम। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि बुक है, पत्थर है, कोई और टेबल है, कोई और चीज़ है, वो अगर अपनी जगह मौजूद जिस जगह पे आपने उसको रख दिया तो जब तक कि कोई आके उसको छेड़े नहीं, जब तक कि कोई आके उसको धक्का ना दे, तो वो खुद से जैसा है सालों वहीं पड़ा रहेगा।
ठीक है, ये उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं भाई इसकी ये खासियत है कि जिसको इसको जहां डाल दो ये वहीं पड़ा रहेगा, बस अब ये हिलने वाला नहीं है। ये आप पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हर बॉडी में अल्लाह ताला ने रखी है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो उसके अंदर नेचुरली मौजूद हो, सही है। और इस नेचुरल प्रॉपर्टी को या इनहेरेंट प्रॉपर्टी को कि वो खुद से अपनी जगह को भी तब्दील नहीं कर सकता, खुद से अपनी हालत को, चाहे वो चल रहा हो या जैसे प्लैनेट्स हैं चल रहे हैं, अजल से लेकर अब तक चलते रहेंगे। सूरज है, ठीक है, या सितारे हैं, सैयारे हैं, चांद है ये चांद सितारे ये सब मूव कर रहे हैं, तो जिस कंडीशन से मूव कर रहे हैं ये उसी हिसाब से मूव करते चले जा रहे हैं। तो इनमें किसी किस्म का कोई चेंज हमें नजर नहीं आया कि अर्थ ने अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर लिया, ठीक है। चांद जैसे कि अर्थ के गिर्द घूम रहा है, उसने अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर लिया। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट या इनहेरेंटली अगर चल रहा है तो वो खुद से चलता ही रहता है, और रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, इनर्शिया। तो इनर्शिया की अगर हम डेफिनेशन कहें तो हम कहते हैं कि so this inherent property, inherent का मतलब गॉड गिफ्टेड, बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, हर मैटर की जिसकी वजह से वो अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, ये इसकी मेन लाइन है, नॉट एबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि इसकी पंच लाइन है, ये इसका एक्चुअल ये की फ्रेज है। ऑलराइट, सो दिस इज इनर्शिया, ये हमने देख लिया, हमें बात समझ में भी आती है। अब ये देखते हैं इनर्शिया कितनी तरह का होता है, ठीक है। तो हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ये देखिए इनर्शिया किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, कंडीशन ऑफ मोशन का चेंज हो जाना, कंडीशन ऑफ मोशन का चेंज ना हो जाना। तो इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ मोशन, ये इनर्शिया इज डिफाइंड बाय द कंडीशन ऑफ मोशन। तो कितनी तरह का इनर्शिया है, डिपेंड्स कितनी तरह की कंडीशंस हैं किसी बॉडी की मोशन की, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ मोशन। इसके लिहाज से हम बता सकते हैं कि इनर्शिया की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो बॉडी की मूवमेंट की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो वो रुकी हुई होगी, ठीक है, यानी कि रेस्ट में होगी बॉडी। तो जब रेस्ट में होगी तो इनर्शिया क्या कहता है, कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट से खुद से मूवमेंट में नहीं आ सकता। तो ये इनर्शिया जो कि किसी भी रेस्ट में रहने वाली बॉडी के पास है, यानी कि किसी बॉडी के पास इनर्शिया होने का मतलब क्या है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो रेस्ट वाली बॉडी के पास इनर्शिया है मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहली कंडीशन ऑफ मोशन जिसको हम कंडीशन ऑफ रेस्ट कहेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, देयर इज नो मोशन, यानी कि रेस्ट। तो रेस्ट के हिसाब से जो बॉडी का इनर्शिया आएगा उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सही है। एंड व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी का वो इनर्शिया है जो उसको रेस्ट में रखेगा, यानी कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ठीक है। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, रखी हुई एक जगह पे तो वहीं टिकी रहेगी, जैसे अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विल रिमेन ऑन दैट टेबल, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर पहली कंडीशन बॉडी का रुके रहना है तो दूसरी कंडीशन बॉडी का चलते रहना होगा, यानी कि बॉडी के मोशन की दूसरी कंडीशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, उसकी अपनी मूवमेंट इटसेल्फ।
तो सेकेंड कंडीशन ऑफ मोशन यानी कि बॉडी की मोशन इटसेल्फ की वजह से जो इनर्शिया उसके पास होगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। मूविंग बॉडी के पास जिस तरह रेस्ट वाली बॉडी के पास इनर्शिया है, मूविंग बॉडी के पास भी इनर्शिया है, तो मूविंग बॉडी के पास जो इनर्शिया होगा उसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और इसको क्या हम कह सकते हैं, पहली बात बॉडी रिमेन्स इन मोशन, ठीक है, ये कह सकते हैं। या दूसरा क्या कहा जा सकता है, जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। ठीक है, कंडीशन कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, तो यहां पे भी आप स्टेट लिख सकते हैं, यहां पे भी हमने स्टेट लिख दिया क्योंकि कंडीशन का वर्ड, कंडीशन ऑफ मोशन का वर्ड तो एक्चुअल डेफिनेशन में भी आ रहा है। सो जस्ट टू नोटिफाई अ चेंज। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब, बॉडी अगर मोशन में है तो वो अपनी मूवमेंट की हालत को चेंज नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे हमने बात की कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, ठीक है, इसी तरह स्टार्स मूव कर रहे हैं, इसी तरीके से गैलेक्सी एक्सपैंड कर रही है, इसी तरीके से मून रोटेट कर रहा है अर्थ के गिर्द, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी गाड़ी के टायर को जब हम चलाते हैं तो वो खुद से चलता ही रहता है, और ये अभी हम जाके पढ़ेंगे कि अगर हम कुछ खास मेजर ना करें, ब्रेक्स अप्लाई ना करें तो वो रुकेगी नहीं, वो चलती चली जाएगी। ठीक है, तो किसी को एक दफ़ा चला दो वो रुकेगा नहीं खुद से, तो आपको रोकना अगर है तो वो आपकी परेशानी है, तो यू हैव टू डू समथिंग ऑन दैट, तभी आप उसको रोक सकते हैं, खुद से तो वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी और आखिरी कंडीशन, बॉडी अगर चल रही है तो चलने में भी हम उसमें चेंज करते हैं, एक तो स्पीड का चेंज है उसकी हम बात नहीं कर रहे, चलने में उसी रफ्तार से अगर हम बात करें बॉडी के चलने की तो उसमें एक चेंज हम ला सकते हैं, क्या, उसकी डायरेक्शन का बदल जाना। एक बॉडी अगर एक सिंथ में चल रही है तो वो खुद से कभी भी अपनी सिंथ को, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती। कश्ती अगर पानी में फ्लोट कर रही है तो आपको उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी पड़े, चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसको स्टीयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से गाड़ी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को, तो आपको स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। तो ये वो बातें हैं कि जिनकी वजह से हम बताते हैं कि बॉडी की डायरेक्शन खुद से नहीं चेंज हो सकती। एक दफ़ा आपने उसको जिस सिंथ में छोड़ दिया वो उसी सिंथ में आगे बढ़ती चली जाएगी, डायरेक्शन भी खुद से चेंज नहीं कर सकती। मोशन में आगे तो मूव भी करती रहेगी, लेकिन साथ साथ मूव करते करते ऐसे नहीं कि चलते चलते यूँ चलते चलते एकदम से ऐसे हो गई, ये ऐसे भी नहीं कर सकती बॉडी। तो वो डायरेक्शन भी अपनी फिक्स रखती है, डायरेक्शन भी अपनी कांस्टेंट रखती है, या डायरेक्शन भी अपनी प्रिजर्व रखती है। तो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज ना कर सके, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, रिमेन्स ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो हमने पढ़ा, और हमें ये याद होना चाहिए है कि बॉडी को जब हम किसी भी हालत में देखते हैं खुद से अपनी हालत को वो नहीं बदलती। जिस डायरेक्शन में अगर वो चल रही है तो जिस डायरेक्शन में चल रही है खुद से अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती। रुकी हुई है तो रुकी ही रहना चाहेगी, चल रही है तो चलते ही रहना चाहेगी, और अगर चल रही है तो जिस सिंथ में चल रही है उसी सिंथ में चलते रहना चाहेगी। ये बॉडी की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये बॉडी की अपनी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक या उसका नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन बॉडी खुद से चलना तो नहीं चाहती, लेकिन हम रुके हुए ऑब्जेक्ट्स को चलता हुआ देखते हैं।
बॉडी खुद से अगर चल रही है तो रुकना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हम चलते हुए वो ऑब्जेक्ट्स को रुकते हुए भी देखते हैं और एक डायरेक्शन में जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को घूमता हुआ दूसरी सिंथ में जाते हुए भी देखते हैं। यानी कि बॉडी को हम अपने इनर्शिया के खिलाफ भी जाते हुए देखते हैं। ये काम कौन कर रहा होगा? वो बॉडी खुद से तो नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो अगर बॉडी की अपनी बात मानी जाए तो हम बॉडी खुद से कुछ उसमें नहीं बदल सकती, लेकिन हम ऐसे या हर बॉडी की मूवमेंट की कंडीशन में चेंज आता हुआ देखते हैं। तो इस चेंज को लाने के लिए, क्योंकि हम लाना चाहते हैं, लिहाजा हमें ही खुद कुछ काम करना पड़ता है। सो वट एवर एक्शन वी डू ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, वो एक्शन क्या करता है एक्चुअली? वो एक्शन बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को तोड़ता है, वो एक्शन बॉडी के इनर्शिया को खत्म करता है, ठीक है। वो एक्शन बॉडी के इनर्शिया को खत्म करने के लिए, जो बॉडी की इनर्शिया के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, उस एक्शन को हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स हम कहते हैं ये वो एक्शन है, ये वो एजेंट है जो कि बॉडी के इनर्शिया को तोड़ दे। यानी कि अगर इनर्शिया बॉडी को कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करने देता तो फोर्स बिल्कुल उसका उल्टा काम करता है, बॉडी की कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। कर देता है या कोशिश पूरी करता है बहरहाल करने की, ठीक है। तो फोर्स एक्चुअली इनर्शिया का तोड़ है, फोर्स एक्चुअली इनर्शिया का कन्वर्स है। आप किसी बॉडी के इनर्शिया को खत्म करना चाहें, यानी कि रुके हुए को चलाना चाहें, चले हुए को रोकना चाहें, एक सिंथ में या एक जानिब चलने वाले ऑब्जेक्ट को मोड़ के दूसरी सिंथ में चलना चाहें तो आपको उसको इनर्शिया को तोड़ना पड़ेगा। इनर्शिया को तोड़ने के लिए क्या काम करते हैं? हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं। फोर्स अगर हमारी इतनी है कि उसके इनर्शिया के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है तो उसके इनर्शिया को तोड़ के जो काम हम करना चाहते हैं वो काम होते हुए हमें नजर आता है, ठीक है। तो अब फोर्स की अगर मैं आपसे डेफिनेशन कहूं तो बिल्कुल इनर्शिया का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इनर्शिया कहता है कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर ड्यू टू व्हिच इट इज नॉट एबल टू या ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, तो फोर्स को हम कहेंगे इट इज एन एजेंट। फोर्स इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो फोर्स के लिए हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं करते, क्यों? क्योंकि बॉडी नहीं, ये बाहर से कोई बंदा हम लगा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो हम खुद करते हैं। इट इज एन एक्शन ड्यू टू व्हिच अ बॉडी changes its condition of motion या कोशिश पूरी करे, tends to change its condition of motion, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। So an agent or an action which changes or tends to change the condition of motion of a body, ठीक है। क्या मतलब हुआ? या तो वो फोर्स रुकी हुई बॉडी को चला देगी या फिर कोशिश पूरी करेगी। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, वो गाड़ी अपनी जगह ठहरी हुई है, रुकी हुई है, आपने उसको बंद किया हुआ है, तो चार लोग मिलके अगर उसको धक्का देंगे तो वो गाड़ी चल पड़ेगी। तो इट चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन या इट हैज चेंज्ड द कंडीशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर चार के बजाय एक ही आदमी काम करे, एक ही आदमी फोर्स लगाए या कोई बच्चा फोर्स लगाए, तो वो फोर्स नाकाफी होगी उसको चलाने के लिए, बट स्टिल कोशिश तो उस फोर्स की यही होगी कि उसको चला सके। वैल्यू में इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है कि इनर्शिया को ओवरकम कर सके, तो वो चेंज कर तो नहीं पा रही लेकिन कोशिश पूरी कर रही है। बच्चा अगर गाड़ी को धक्का देता है तो उसकी पूरी कोशिश है कि वो बॉडी को या गाड़ी को चला सके, लेकिन चला नहीं पा रहा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे उसने कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज तो नहीं किया, लेकिन इट टेंड्स टू, यानी कि ये चेंज करना चाहता है, इट टेंड्स टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। फिर हमने तीन तरह के इनर्शिया पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो फोर्स इन तीनों ही तरह के इनर्शिया को तोड़ने का काम करता है, सही है। इस फोर्स के बारे में हमें सबसे ज्यादा नो-हाउ या इस फोर्स के बारे में सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी कि फोर्स क्या होती है, फोर्स कैसे काम करती है, फोर्स किस पॉइंट पे बॉडी पे काम करेगी, फोर्स का बिहेवियर क्या होता है, और उस फोर्स को कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हमें सबसे ज्यादा जो बताई वो न्यूटन ने बताई, आइजैक न्यूटन ने बताई। तो इसलिए फोर्स को जब हम मेजर करते हैं तो हमने फोर्स की यूनिट भी आइजैक न्यूटन के ही नाम पे रख दी कि इसकी जो एसआई यूनिट बनती है दैट इज न्यूटन। तो हमने कहा फोर्स
इट इज डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। और ये खुद कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर्स के बारे में आपको अगर याद हो, हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है नंबर 1, जिनके पास डायरेक्शन होती है नंबर 2, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करें। हेड टू टेल रूल के थ्रू जो रिजल्टेंट आता है, प्रैक्टिकली उनका रिजल्टेंट वो आए, तो ये तीनों बातें जो फुलफिल करेगा वो वेक्टर बनेगा। फोर्स ये तीनों काम करती है, लिहाजा इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जिस सिंथ में फोर्स लगाते हैं, जिस तरफ फोर्स लगाते हैं, उसमें चेंज भी उसी तरफ आता है, ठीक है। लिहाजा फोर्स का डायरेक्शन रखना लाजमी है। जिस सिंथ में आप बॉल को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसमें मोशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। आप बॉल को अगर अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसमें मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी। आप फॉरवर्ड जाने वाली बॉल को या आपकी तरफ आने वाली बॉल को अगर ऐसे करके रोकेंगे ऑपोजिट स्मिथ में, तो वो उस डायरेक्शन की मोशन को चेंज कर देगी, ठीक है। यानी कि आपकी तरफ बॉल ऐसे आ रही है चलते हुए और आपने उसको ऐसे रोक दिया, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपके फोर्स अप्लाई करने से इस डायरेक्शन की मूवमेंट उसकी रुक गई। तो जिस सिंथ में हम फोर्स लगाना चाहते हैं बॉडी में, उस डायरेक्शन में चेंज हमें नजर आता है। लिहाजा फोर्स की एक डायरेक्शन है, विच मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज व्हाई वी से कि फोर्स इज अ वेक्टर। लिहाजा इसको जब हम डिनोट करेंगे तो एफ और उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। फिर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की, इसकी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो यूनिट्स तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन, जिसको सिंबॉलिकली कैपिटल एन से शो किया जाता है। यूनिट्स के मुताबिक हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि यूनिट अगर पूरी लिखते हैं तो सारे अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर में आते हैं, चाहे वो किसी का नाम ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जब उसका सिंबल देते हैं तो कैपिटल लेटर से देते हैं। ओके, ये बात हो गई। आखिरी में फोर्स की कैलकुलेशन, फोर्स का फॉर्मूला, ये बात हम अभी देखेंगे कि फोर्स का ये फॉर्मूला बनता है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम चेक करेंगे, या ये हम डिराइव करेंगे एक्चुअली फॉर्मूला न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो हैविंग अंडरस्टूड सो फार दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फोर्स, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने फोर्स के मुताबिक जो बात सीखी वो ये सीखी कि फोर्स बॉडी की कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करने वाला एक एक्शन है, या बॉडी की कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करने वाला एक एजेंट कंसिडर किया जाता है। अब आइए, जिस तरह हमने वहां टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, तो यहाँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखते हैं। जब हम फोर्स की टाइप्स की बात करते हैं तो फोर्स की टाइप की बहुत तरह से कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर काम करती हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी के साथ जब तक फोर्स कांटेक्ट में ना लगे तब तक वो फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करेगी। और कुछ ऐसी होती हैं जो दूर से भी काम कर सकती हैं, उनका बॉडी के साथ कांटेक्ट होना या ना होना माने नहीं रखता। तो विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट, ठीक है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे साथ साथ लिखते जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट विद बॉडी, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक कहलाती हैं कांटेक्ट फोर्सेस और कांटेक्ट फोर्स क्या बनेगी, वो फोर्स जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम करे। मिसाल के तौर पे मैं अगर इससे इसको टच कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये इसको ऊपर की तरफ पुश करने की फोर्स इसी एरिया पे लगाएगा जो एरिया इस मार्कर के साथ कांटेक्ट में है, इस पे नहीं लगाएगा क्योंकि ये एरिया मार्कर के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं। तो कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके अप्लाई होने के लिए बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, वो उसी जगह अप्लाई होती हैं जितने एरिया पे कांटेक्ट बन रहा होता है, या जिस जगह बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट बनता है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही काम करती हैं, उसके अलावा काम नहीं करती। कांटेक्ट होगा तो फोर्स लगेगी, कितने हिस्से तक, जितने हिस्से तक कांटेक्ट बना हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ठीक है, कांटेक्ट नहीं होगा तो वो फोर्स भी काम नहीं करेगी। तो हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द बॉडी, ठीक है, या एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि कांटेक्ट फोर्सेस बनती हैं? बहुत सारी फोर्सेस। एक फोर्स का नाम आपने सुना है फ्रिक्शन, ठीक है, एक फोर्स का नाम आपने सुना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये हमारी कांटेक्ट फोर्सेस बन गई। दूसरी तरह की फोर्सेस जिनको हम कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? हमने कहा था ये कांटेक्ट के एतबार से दो तरह के फोर्सेस हैं, एक वो जो कांटेक्ट पे ही काम करें और दूसरी वो जो कांटेक्ट पे काम ना करें, यानी कि बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाना लाजमी नहीं है। ऐसी फोर्सेस जो बॉडी के साथ कांटेक्ट पे नहीं होंगी, इसका मतलब बॉडी के साथ किसी फासले पे होंगी। तो एक्शन मीन्स अ फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांटेक्ट। कांटेक्ट हो या ना हो, फोर्स काम करेगी। बॉडी का फोर्स लगने वाले या फोर्स लगाने वाले एजेंट से अगर फासला भी है तो भी वो फोर्स उसके ऊपर काम कर जाएगी। तो हम कहते हैं कि फोर्सेस वर्क या एक्ट एट ए डिस्टेंस का मतलब दे अप्लाई इवन फ्रॉम द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बॉडी का फोर्स लगाने वाले बॉडी से या ऑब्जेक्ट से अगर फासला भी है तो वो फासले पे भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ग्रेविटी की फोर्स, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ग्रेविटी। हम जो जानते हैं ग्रेविटी के बारे में अब तक जो सब जानते हैं वही कि जमीन के पास ग्रेविटी है और वो ग्रेविटी से दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटी वी ऑल हैव। अब जमीन मुझे भी खींच रही है, आपको भी खींच रही है, जमीन इस मार्कर को भी खींच रही है, ठीक है। कैसे पता? क्योंकि जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा या रिलीज करूंगा तो ये मुझे नीचे जाते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी जमीन लगा रही है लेकिन जमीन इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये उसको पुल कर रही है, तो ये एक्शन एट ए डिस्टेंस हुआ। इसी तरीके से हम जानते हैं दो चार्जेस को आमने सामने रखा जाए अगर तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं इस तरह से कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस फासले पे रखे हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे। तो वो चार्जेस जो एक दूसरे की फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं उनके दरमियान भी कोई कांटेक्ट तो नहीं बना हुआ, फासला ही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बॉडी के दरमियान फासले पे काम करती है, ठीक है। इसी तरह दो मैग्नेट्स के लिए भी है, मैग्नेट आपस में फासले पे रखे हो तो भी हम उनको चिपकता हुआ या फासले पे रखे हो तो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जाता हुआ देखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसी फोर्स है जो कि फासले पे काम करती है, ठीक है। तो बॉडी चिपकी भी हो या ना चिपकी भी हो, मैग्नेट फासले पे रखे हुए हों तो भी मैग्नेट का एक दूसरे को चिपकाना काम है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कांटेक्ट बने या ना बने, फासला पे हो तो भी ये फोर्सेस काम करती हैं। इनको हम कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस, ठीक है। एक तो ये हो गया कांटेक्ट के हिसाब से बॉडी की कितनी टाइप्स की फोर्सेस होती है, कांटेक्ट या डिस्टेंट फोर्सेस, जिसको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिस्टेंट फोर्स भी कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स या डिस्टेंट फोर्स, ठीक है। ये हो। अब ये तो वो फोर्सेस हैं जो कि बॉडी पे लग रही हैं कांटेक्ट पे डिस्टेंस पे, ये एक तरह की कैटेगरी हो गई। कांटेक्ट है या नहीं है उस पर मुनहसर। तो कांटेक्ट फोर्स हो या डिस्टेंट फोर्स हो, असल में काम क्या करती है? फोर्स का काम क्या है? तो हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि फोर्स का काम क्या है, कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर देना। अक्सर एक मिसकंसेप्शन है, वो ये कि फोर्स टेंड्स टू मूव,
फोर्स का काम है बॉडी को मूव करा देना। Whenever you hear this phrase कि फोर्स का काम क्या है, इट टेंड्स टू मूव द बॉडी, ये गलत बात है। फोर्स का काम बॉडी को चलाना हरगिज नहीं होता, फोर्स का काम बॉडी को रोकना भी तो होता है। तो फिर हम ये या तो ये बात कहें फोर्स टेंड्स टू मूव द बॉडी और ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट, सही है। दोनों सूरतों में बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, रुकी हुई बॉडी को अगर आप चलाएंगे तो उसमें क्या चेंज आया, उसकी स्पीड का चेंज आया कि पहले स्पीड उसकी जरूरत थी, अब कुछ ना कुछ हो गई है। इसी तरीके से अगर चलती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे तो भी क्या चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा कि पहले कुछ ना कुछ थी और अब जीरो हो गई है या स्लो होके यानी कि कम हो गई है। तो स्पीड जब चेंज होती है बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती, डायरेक्शन भी आप बदल रहे हैं, डायरेक्शन बदल देने से स्पीड पे तो जरूरी नहीं है कि फर्क पड़े, लेकिन उसकी वेलोसिटी जरूर चेंज हो जाती है, ये बात हमने की भी पहले। तो फोर्स जब उसकी रेस्ट को चेंज करेगी, मोशन को चेंज करेगी तो स्पीड को चेंज करेगी, और डायरेक्शन को चेंज करेगी तो स्पीड जरूरी नहीं है कि चेंज हो, लेकिन वेलोसिटी फॉर श्योर चेंज हो जाएगी। तो तीनों ही कंडीशंस में फोर्स बॉडी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी लाती है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन। तो वन लाइनर अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन फोर्स इन वन लाइन, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, बस, ठीक है। प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स का काम क्या है, इन द बॉडी जिस पे वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नेचर में हमें सैकड़ों तरह के फोर्सेस मिलती हैं, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स होती है, धागे के अंदर भी फोर्स होती है, एटम्स के अंदर भी फोर्स होती है, ग्रेविटी की भी फोर्स होती है, मैग्नेट्स के अंदर भी फोर्स होती है, फ्रिक्शन की भी फोर्स होती है, टेंशन की भी फोर्स होती है, तरह तरह की फोर्सेस हम देखते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी फोर्सेस नेचर में है, तो हम हर फोर्स को कैसे कैसे याद रख सकते हैं। तो साइंटिस्ट्स जब ये स्टडी करते गए तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाज़ा हुआ कि ये देखें मुख्तलिफ नाम जो हम फोर्सेस के दिए चले जा रहे हैं, या पहले ज़माने के जो साइंटिस्ट नाम दे गए, हर फोर्स को एक नया नाम दे गए, ये मुख्तलिफ तरह के फोर्सेस का नाम दे गए, ये इतनी सारी फोर्सेस नहीं है। ये इतनी सारी फोर्सेस बेसिकली 4 तरह की फोर्सेस हैं, ठीक है। और 4 तरह की फोर्सेस में भी जो उन्होंने कहा फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उन्होंने कहा नेचर में ये 4 तरह की फोर्सेस हैं। कोई 5वीं फोर्स होगी वो इन चारों में से किसी एक या दो का कॉम्बिनेशन होगी, या इनमें से किसी एक फोर्स ही की बात हम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहली फोर्स बताई जाती है दैट इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दूसरी फोर्स बताई जाती है वो बताई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी तरह की जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी है, अगर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो एक वीक फोर्स है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन सी वीक न्यूक्लियर फोर्स है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सी ग्रेविटेशनल, लेकिन हमें आइडिया जरूर हो जाएगा कि जिस भी फोर्स की हम बात करें और हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो वो इन दोनों तीनों चारों में से किसी एक से पर्टेन करेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर तो हम ज्यादा पढ़ते नहीं अभी तक, लिहाजा जो फोर्सेस का नाम हम जानते हैं उनमें से ज्यादातर फोर्सेस या तो ये इनमें से किसी एक का वो कॉम्बिनेशन होती है, या इनमें से किसी एक की शक्ल होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन क्या है, एक्चुअली दो बॉडीज का आपस में एक दूसरे के साथ रब कर जाना, रब कर देने से उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से नॉकआउट हो जाते हैं या इजेक्ट हो जाते हैं, तो एक के पास आ जाते हैं, एक के पास से चले जाते हैं,
तो एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाती है, तो फ्रिक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से टेंशन इन द स्ट्रिंग भी है, वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स है हमेशा, टेंशन हमेशा जो होती है वो बॉडी को या स्ट्रिंग की शेप चेंज नहीं होने देती। तो आप ये कहेंगे या तो ये होगी या तो ये होगी, जो हमें समझ आती है बात। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और फोर्स की बात करें, आपको इसी तरह आपने जैसे देखा है कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो एक बॉडी का, अब जैसे ये मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये मार्कर से जो भी लिख रहा हूँ ये इंक के पार्टिकल्स हैं, ये इंक के पार्टिकल्स नीचे क्यों नहीं गिर रहे, बोर्ड के साथ चिपक क्यों गए? आपको याद होगा बोर्ड्स स्कूल में, कॉलेजेस में, डिफरेंट जगहों पे हमने बोर्ड्स देखे, ब्लैक बोर्ड, उस पर जब चौक से लिखते थे तो चौक से लिखते थे तो वो चौक के जरात बोर्ड पे चिपक जाते थे। जब आप डस्टर लेते थे तो वो जरात आपको नीचे झड़ते हुए गिरते हुए नजर आते थे। तो वो फोर्स उनकी फ्रिक्शन से, रब किया आपने डस्टर को, फ्रिक्शन हुई, उस फ्रिक्शन ने उनकी अट्रैक्टिव फोर्स को खत्म कर दिया और वो नीचे ऐसे फॉल करते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ चिपक जाना, यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाना, ये भी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी कि अगर ऑपोजिट चार्जेस आ गए तो उसको अट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं जा रहे कि वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरीके से हम फोर्सेस को देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये नहीं पहचान सकते कि एग्जैक्टली कौन सा है, लेकिन इतना तो आइडिया हो रहा है कि कोई अलग नस्ल की फोर्स नहीं है ये, या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है, तो एक तरह की कैटेगरी ऑफ फोर्स हमने ये भी बना दी, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल या डिराइव्ड फोर्सेस। ठीक है, ये चार फंडामेंटल हैं, बाकी इसके अलावा ये नाम लें, ये नाम लें, सारी डिराइव्ड होंगी, यानी कि कहाँ से डिराइव है, बेसिकली इनमें से किसी एक फोर्स से पर्टेन करती होंगी। ठीक है, इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू नेट इफेक्ट हम ऐसा कह सकते हैं, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक कहलाती हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरी कहलाएंगी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, पहले तो समझें कि अप्लाइड फोर्स क्या होती है। जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं या कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स जो हम बॉडी पे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एन अप्लाइड फोर्स। वो फोर्स जो हमारे जरिए बॉडी पे ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम कहेंगे हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, लिहाजा बॉडी के रिस्पेक्ट से ये एक अप्लाइड फोर्स होगी, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स जिसको F अप्लाइड या सिंपली F भी लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, जिस भी बॉडी पे अप्लाई हो रही होगी उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कहलाएगी ना। अब हम ये समझते हैं कि नेट इफेक्ट के हिसाब से क्या ये या बैलेंस फोर्सेस हैं क्या अनबैलेंस फोर्सेस हैं। इमेजिन करें हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इजी कंसेप्ट। एक बॉडी हमारे पास मौजूद है किसी खास मास की, उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई, सपोज 10 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई। ठीक है, बॉडी के ऊपर जब मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी इस फोर्स की बात मानेगी और आगे चलना शुरू करेगी। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक और फोर्स लगा दूंगा तो अब उसके ऊपर दो फोर्सेस लगना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे मैं यहां से एक फोर्स लगाऊं इसके ऊपर 10 न्यूटन की और ये हटा दूं। क्या किया मैंने, पहले मैंने यहां फोर्स लगाई 10 न्यूटन की और देखा कि बॉडी क्या करती है, तो पता चला बॉडी 10 न्यूटन से चलना शुरू करती है। जो फोर्स उस पर लगी ये उसकी बात मानना शुरू कर देती है। हमने कहा अच्छा मैं यहां से नहीं यहां से लगाऊं, दूसरी साइड से इस तरफ से, तो हमने देखा बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू कर देती है। फिर हमने कहा अच्छा अगर दोनों तरफ से लगाएं तो क्या होगा, ये फोर्स चाहेगी बॉडी राइट साइड पे मूव करे 10 न्यूटन से, ये फोर्स चाहेगी बॉडी लेफ्ट साइड पे मूव करे
10 न्यूटन से, लेकिन जितनी ताकत से ये इसको यहां से चलाना चाह रही है उतनी ताकत से ये इसको उल्टी सिमत में चलना चाह रही है। नतीजतन क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे क्योंकि एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है। एक ऐसे लग रही है फोर्स, एक ऐसे लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। एक को अगर मैं प्लस फोर्स कह दूं जो कि प्लस एक्स की डायरेक्शन में है, दूसरी माइनस फोर्स बन जाएगी क्योंकि वो माइनस एक्स की डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेट इफेक्ट क्या बनेगा, नेट इफेक्ट क्या बनेगा, 0, क्योंकि ये 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होने के बाद ओवरऑल आंसर 0 बनाते हैं, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, या वो फोर्सेस जो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर दें। तो व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब ये होता है ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट करते हैं सच दैट देयर रिजल्ट बिकम्स 0, ये कहलाएगी बैलेंस्ड फोर्सेस। नेट इफेक्ट क्या बन गया, अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो कुछ हमने बैलेंस फोर्सेस में पढ़ा उसका उल्टा। बैलेंस फोर्सेस हमने कहा कि ये कंप्लीटली कैंसिल हो रही होंगी, ये कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो रही होंगी, कुछ ना कुछ आंसर बच रहा होगा। नाउ अब अगर एक बॉडी के ऊपर हम दो फोर्सेस लगाएं, एक 10 न्यूटन के राइट साइड पे, दूसरी 8 न्यूटन की किसी भी वैल्यू की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ये देखते हैं कि ये बॉडी मूव तो उसी डायरेक्शन में कर रही है जिस डायरेक्शन में बड़ी फोर्स काम कर रही है, यानी कि इस तरफ से, राइट साइड की तरफ। ठीक है, और हमने देखा कि ये जितनी रफ्तार से मूव कर रही है, ये रफ्तार उतनी रफ्तार है कि जितनी 2 न्यूटन की लगने वाली फोर्स बॉडी पे क्रिएट करे। तो उन्होंने कहा ये 2 न्यूटन का इफेक्ट क्यों आया जब हमने 10 न्यूटन और 8 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो उन्होंने कहा इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, 10 और 8 में क्या इंटरेक्शन हो कि 2 आंसर आ जाए, तो आंसर इज 10 माइनस 8। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट सिम्ट में हैं, तो एक दूसरे को माइनस कर रही होंगी, इफेक्ट को कैंसिल कर रही होंगी, और नेट इफेक्ट इसका क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स, यानी कि सारी फोर्सेस को कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर बच गया, द आंसर दैट रिमेन्स इज नोन एज द नेट फोर्स। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट। तो हम यहां पे अगर नेट फोर्स लिखें, ठीक है, दी ओवरऑल इफेक्ट ऑफ all applied forces, सारी अप्लाइड फोर्सेस को ऐड सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस कराने के बाद जो बच जाता है, जो ओवरऑल इफेक्ट हमें नजर आता है, दैट ओवरऑल इफेक्ट इज कॉल्ड नेट फोर्स। और इंडिविजुअल जो फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। तो ये दो अप्लाइड फोर्सेस थी, एक 10 न्यूटन की राइटवर्ड, एक 8 न्यूटन की लेफ्टवर्ड, दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या बना, 2 न्यूटन राइटवर्ड, ये नेट फोर्स कहलाएगी। तो नेट फोर्स का तरीका क्या हुआ, सारी फोर्सेस को प्लस माइनस कराते, और ये जो आंसर बच गया हमारे पास 2 न्यूटन, ये हमारी नेट फोर्स थी। और क्या नेट फोर्स का प्रिंसिपल होता है, ग्रेटर फोर्स विन करती है। तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स काम कर रही होती है। कितनी वैल्यू से मूव करती है, जितना सबको प्लस माइनस कराने के बाद आंसर बच जाता है। अगेन, नेट फोर्स अगर बॉडी पे है तो 2 इंपैक्ट्स होंगे। क्या, बॉडी कहीं ना कहीं मूव कर रही होगी और किसी न किसी खास रफ्तार से मूव कर रही होगी। कहाँ मूव करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स जिस डायरेक्शन में है, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करती है, और कितनी रफ्तार से, कितनी क्वांटिटी से, कितनी वैल्यू से, वो डिपेंड करता है सारी फोर्सेस को प्लस माइनस करा लेने के बाद जो आंसर बच जाता है वो उससे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स और वैल्यू ऑफ मोशन या स्पीड विद विच इट विल बी मूविंग, या ओवरऑल फोर्स जिससे वो मूव कर रही होगी, वो सारी फोर्सेस को कैंसिल आउट कराने के बाद जो बच जाएगी नेट फोर्स वो। ठीक है,
नेट फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑपोजिट फोर्सेस से ही निकले। नेट फोर्स दो सेम डायरेक्शन में लगने वाली बॉडी से भी निकल सकती है। मींस इफ द सेम बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस along the same direction, one of 10 the other of 8 न्यूटन्स, तो जो नेट फोर्स बनेगी वो क्या होगी? हमने कहा डायरेक्शन किसकी आती है? ग्रेटर फोर्स की आती है। ग्रेटर फोर्स कौन है? 10। तो 10 की डायरेक्शन क्या बन रही है? राइटवर्ड। तो ग्रेटर फोर्स की जो वैल्यू है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स है। सॉरी, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो कि ग्रेटर फोर्स की है। ये तो समझने के लिए हमें बात इजी लगी, लेकिन किस वैल्यू से नेट फोर्स की क्या वैल्यू? आप देखें दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में, यानी कि 10 न्यूटन चाहेगा कि ये बॉडी आगे मूव करे, 8 न्यूटन भी कह रहा है मैं भी तुम्हारा साथी हूं क्योंकि मैं भी इसको इसी सिंथ में आगे मूव कराना चाहता हूं। तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कंबाइन करके मैग्नीफाई या एनलार्ज कर रहा होगा, सपोर्टिव इफेक्ट होगा, ना कि यहाँ पे ऑपोजिंग इफेक्ट। तो ये सपोर्टिंग इफेक्ट का मतलब जब हमने रिजल्ट देखा क्या बना, तो हमने ये चेक किया कि ये इतनी फोर्स से मूव करता है राइटवर्ड कि जितनी फोर्स 18 न्यूटन की बॉडी पे लगे वो चला रही हो। तो माने कि ये 18 कैसे आएगा? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट्स 10 + 8। तो यहाँ जो नेट फोर्स हमें मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? 10 + 8। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है? नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला बनता है F1 + F2 + सो ऑन, जितनी भी फोर्सेस हैं सबको आप ऐड करा दीजिए, इससे हमें नेट फोर्स मिलता है। जो फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगी उसको हम पॉजिटिव, जो ऑपोजिट में होंगे उसको हम नेगेटिव। अब कौन सी वाली को पॉजिटिव कौन सी को नेगेटिव लें, तो ये आपके ऊपर है। हम क्या करते हैं, हम आसान रखते हैं कि जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगी, जो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। इसी तरह अगर बॉडी पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हो तो भी ये काम होता है। अगर इसको हम एक अपवर्ड फोर्स इसकी ऐसे लगा दें और एक डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगा दें, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और तरीकेकार क्या होगा? यही जो एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस की कैलकुलेशन का तरीका था बिल्कुल वैसे ही डिट्टो इनमें भी लगेगा। यानी कि फोर्सेस ऑपोजिट है तो माइनस हो जाएगी, सपोर्टिंग है सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगी। डायरेक्शन बड़ी फोर्स की, अगर अपवर्ड फोर्स बड़ी वैल्यू की है तो बॉडी को नेट इफेक्ट अपवर्ड मिलेगा इन दोनों का, और अगर डाउनवर्ड फोर्स बड़ी है तो बॉडी का नेट इफेक्ट डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अगर दोनों साथ लग रही हो एक्स में भी वाई में भी, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग प्लस करते हैं। एक्स की अलग देखो, वाई की अलग देखो, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस तरह से निकल आता है। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉडी हमने ली सर्टेन मास की, उसके ऊपर हमने देखा कि एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लग रही है। ये फोर्स लगी सपोज 10 न्यूटन की, ये फोर्स लगी सपोज 8 न्यूटन की। एक फोर्स हमने ऐसे लगा दी इसके ऊपर, एक फोर्स हमने ऐसे लगा दी इसके ऊपर। ये फोर्स लेट सपोज 15 न्यूटन की लगा दी, ये सपोज हमने 3 न्यूटन की लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा, सॉरी 13 की लगा दें। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बॉडी को जब हमने चेक किया तो हमने पता चला कि 10 अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला हिस्सा 10 क्यू के ऑपोजिट है, -8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या हो रहा होगा 15, और क्योंकि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड फिर ऑपोजिट तो एक दूसरे को माइनस कर रहे होंगे। 15 - 13 आंसर क्या बनेगा 2 न्यूटन। तो अब अगर मैं इसके ओवरऑल इफेक्ट की बात करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ मास m, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स राइट साइड पे, तो 2 न्यूटन की फोर्स उस पे ऐसे लग रही है, और y एक्सिस के ऊपर भी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स 15 न्यूटन व्हिच इज अपवर्ड, तो एक फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रही है 2 न्यूटन। ठीक है, अब ये बॉडी लेफ्ट अपवर्ड जाएगी या राइटवर्ड जाएगी, ये हम बता सकते हैं?
जब दो फोर्सेस ऐसे लग रही हो इसके ऊपर अलग अलग सिम्पटोम है, तो क्या हम बता सकते हैं ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या राइट साइड की तरफ जाएगी? ठीक है, तो अभी तो चलो दोनों सेम वैल्यूज की हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सेम वैल्यूज की हो, ये अलग अलग वैल्यूज की भी हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनका रिजल्टेंट मालूम करते हैं। और रिजल्टेंट कैसे निकाला करते थे? हमने कहा कि एक फोर्स Fx ये बनी 2 न्यूटन की ऐसे, और एक फोर्स Fy 2 न्यूटन की बनी ऐसे, और रिजल्टेंट फोर्स इनकी कैसे बनेगी? लाइक दिस। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट फोर्स कितनी डायरेक्शन में है? ये एंगल दोनों बराबर बराबर हैं, इसलिए 45 बनेगा लाजमी हमेशा। अगर दोनों बराबर नहीं होती तो कोई और वैल्यू होती। ठीक है, लेकिन इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन तो 45 डिग्री आ गई, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम व्हिच सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, यानी कि f बन गया हमारे पास अंडर रूट में कितना? 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर मजीद 4, तो 4 + 4 8, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हम लिख सकते हैं f इज अप्रोक्सीमेटली 2.9 न्यूटन। तो दिस इज हाउ रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स वर्क्स। ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं आप, इसकी नेट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स का कंसेप्ट था कि बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनका नेट इफेक्ट क्या है या उनकी नेट फोर्स क्या बनी, तो नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कह लीजिए या नेट फोर्स कह लीजिए। तो विद रिस्पेक्ट टू नेट फोर्स दो तरह की होती हैं, एक वो जिसमें नेट फोर्स 0 आए और एक वो जिसमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू रखे। तो जिस फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से नेट फोर्स कंप्लीटली कैंसिल आउट होने के बाद 0 आंसर दे, वो पेयर ऑफ फोर्सेस या वो कॉम्बिनेशन या वो सारी फोर्सेस कहलाएंगी बैलेंस्ड फोर्सेस। और वो फोर्सेस जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट में कुछ ना कुछ आंसर बचे, जिनमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ हो, उनको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में नेट फोर्स का कुछ ना कुछ आंसर आता है। ठीक है, ये नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? लगने वाली सारी फोर्सेस को प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर बच जाए दैट इज द नेट फोर्स। उस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जो सबको प्लस माइनस करने के बाद आंसर बचता है वो उसकी वैल्यू, और डायरेक्शन ग्रेटर फोर्स की। सो ये हमने पढ़ा नेट फोर्स के एतबार से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, इसी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के हिसाब से फिर हम आगे कंटिन्यूएशन में इसमें चलते हैं, और वो है न्यूटन के लॉस ऑफ मोशन।